नमस्कार बंधुओं, अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है। आज मैं डॉक्टर संजीव कुमार आपको मिलवा रहा हूँ व्यंग्य की एक ऐसी हस्ती से जिसके बारे में सारे लोग जानते हैं और उनके साथ विचार विमर्श में हमें ज्ञान प्राप्त होगा। व्यंग्य के बारे में सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होगा व्यंग्य के बारे में। तो आइए मिलते हैं रमेश सैनी जी से। स्वागतम सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। अनुस्वार मंच पर आपका स्वागत है। नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ हम लोग आपकी साहित्य की यात्रा पर चर्चा करेंगे। जी, सभी मित्रों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम शुरू करते हैं आपकी साहित्यिक यात्रा के प्रारंभ से जी, कि कब और कैसे और किस प्रेरणा के साथ आपकी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ हुई। मित्रों, मैं जबलपुर से 100 किलोमीटर दूर एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है मंडला, और मंडला नर्मदा नदी के 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो उसके दूसरी ओर एक महाराजपुर कस्बा है और वहां पे मैं पला पड़ा। तो वहां से हम मंडला में हाई स्कूल था जी, और महाराजपुर में प्राइमरी स्कूल था जी। तो जब हम लोग हाई स्कूल के लिए जाना पड़ता था तो हम लोग नदी पार करके जाते थे। और नदी पार करने में बहुत अनुभव होते थे, विचित्र अनुभव। पूरे बरसात के अनुभव अलग थे, ठंड के अनुभव अलग थे, गर्मी के अनुभव अलग थे। मैं आपको बताऊं तो वो अनुभवों को स्कूल में हमारे एक शिक्षक थे, हिंदी के शिक्षक थे, शिव कुमार बागी। वो वीर की कविताएं लिखते थे और शनिवार को एक पीरियड उनका साहित्य पर रहता था। मैं आपको बताऊं तो सभी क्लासों के जो रहते थे उसमें रहते थे। तो वो हम लोगों को साहित्य की प्रेरणा देते थे। और हाँ जी, कुछ मैंने कहा बहुत सुंदर जी। तो उन्होंने हमने प्रेरणा पाई और वीरेश का अद्भुत कवि थे। और उनका एक आदत थी, मैं आपको अद्भुत आदत थी, वो बहुत कम लोगों में मिलेगी शिक्षक में, कि वो जो हमारा हिंदी का पीरियड लेते थे तो हिंदी पीरियड 40 मिनट का होता था या 45 मिनट का पीरियड रहता था। उसमें 10 मिनट कम से कम एक अच्छी किताब को पढ़कर आपको सुनाया करते थे, 6वीं 7वीं में, हर क्लास में। तो उन्होंने जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध पर जापान पे हमला हुआ था, जापान पे के जो आम जनता ने, सेना के साथ साथ आम जनता ने उस सैनिक हमले का विरोध किया था, उसको उन्होंने पढ़ के सुनाते। अद्भुत कहानी थी। और उसके बाद जब तो वहां से हमने पढ़ने की आदत सीखी और उसके बाद वो कहते थे कि आप जो विचार आते हैं आप लिखो। तो हम लोगों ने फिर कविता लिखी और अनुभव लिखे। जैसा मैंने बताया कि नदी पार करने के जो बरसात के अनुभव अलग थे, ठंड के अनुभव अलग थे और गर्मी के अनुभव अलग अनुभव थे। और रोज और लगभग 3 किलोमीटर हमको पैदल जाना, 3 से 4 किलोमीटर हम लोग 6वीं के सब महाराजपुर के सब बच्चे जाते थे, कोई अकेला हम नहीं थे, सब जाते थे। और उस वक्त कोई वाहन नहीं था हम लोगों के लिए, कि साइकिल भी बहुत बड़ी बात होती थी कि पूरे कस्बे में एक आध साइकिल अगर आ जाती थी तो सब लोग उसको देखने जाते थे। तो वहां से हमने जब अनुभव सीखा पढ़ने लिखने का, तो वो हमें बाद में बड़ा प्रेरणादायी रहा। और उसके बाद कॉलेज में आए तो कॉलेज में एक हिंदी के शिक्षक थे, केसी जैन के। अब साइंस कॉलेज था, पूरे विज्ञान की पढ़ाई थी, वो अकेले पढ़ते थे हिंदी के लिए। तो वो चुन चुन के रखते थे, जिनमें जो प्रतिभा होती थी कि वो अपने साथ लगा देते थे। तो कॉलेज की एक पत्रिका भी निकलती थी, तो उसमें वो हमसे लिखवाया करते थे कि आप इसमें कविता भेज दीजिए या कोई लेख लिख दीजिए या विज्ञान पे लेख लिख दीजिए। वहां से प्रेरणा लगी। बहुत सुंदर।
ये पहला मौका कहूंगा मैं जब स्कूल कॉलेज से या किसी शिक्षक से आपको प्रेरणा मिली। ज्यादातर लोगों को घर वालों से प्रेरणा मिलती है, लेकिन आपने शिक्षक से जो प्रेरणा मिली उसको ग्रहण किया और आगे उसी पर काम किया। साधुवाद। पहली रचना आपकी क्या थी? कविता थी, कहानी थी या व्यंग था? मेरी पहली रचना थी वो कविता थी। उसके पहले भी कविता लिखा हूं मैं, जो प्रकाशित हुई जिसको मैं कह सकता हूँ। मैंने उसके पहले स्कूल में हम कविता सुना देते थे। हमारे जो शिक्षक महोदय थे बागी साहब, वो प्रशंसा करते थे, दूसरे शिक्षकों से प्रशंसा मिलती थी। किंतु जो प्रकाशित कविता थी वो मेरी कविता थी, पहली कविता। और क्या आपको कविता के कुछ पद याद हैं? हाँ, वो नेहरू जी के कविता थी और उसमें मतलब नेहरू जी के एक हल्का सा उस परिदृश्य पर व्यंग था कि वतन पे बनने वालों का क्या बाकी यही निशा होगा। अब इसको क्या जो शब्द है उसमें मेरा व्यंग था कि जो हम परिदृश्य देख रहे हैं, हम लोग पुराने लोगों को भूलते जा रहे हो, तो क्या हम एक इसी तरह चलते हैं कि हम उनको याद करते हैं एक रेत पर पीटी रेखा के समय कि हम पीटते हैं और फिर रेत वो मिट जाती है। इस ढंग से उस कविता का वो अर्थ वहां पे था। तो ये किस उम्र में या किस सन में प्रकाशित हुई? ये मेरे ख्याल है कि आपको क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ा? उत्साह से भर गया? हाँ, बहुत उत्साह से पड़ा। और मजे की बात है, वो कविता मैंने डाक से भेजी थी और वो पत्रिका के कवर पेज में छपी थी। अरे वाह। हाँ, वो कवर पेज में छपना के बाद अति उत्साह हो गया। और मैं मतलब जैसा कि बात छाए रहती है कि वो पत्रिका को मैं पता नहीं कितने लोगों को दिखाया होगा। जो मिलता था तो उसको पहले पत्रिका दिखाता था, देखो जो। बहुत सुंदर। वो हाँ, कविता के तरफ आप अन्य विधाओं की तरफ कैसे उन्मुख हुए? मैं थोड़ा मेरा जो स्वभाव है कि मुझे कोई गलत चीज पसंद नहीं आती, मैं आपको बताऊं। इस चक्कर में मेरे स्कूल कॉलेज में झगड़े होते रहते थे। अच्छा। हाँ, मैं पसंद नहीं करता, बोल देता था, मुंह पर टाइप का कह लीजिए इसको है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहता था और बोल देता था। तो वो जो आक्रोश की भावना थी, ये चीजें तो मेरे पिता भी मैं दादा के पास पला हूँ, तो दादा भी मालगुजार थे, तो उनकी ठसक में कहीं ना कहीं गुण मेरे साथ लहू में प्रभावित रहा है। वो ठसक, भले हम नंगे पैर चलते हो, कि जो ठसक मतलब बहुत थी। तो वो तो जब मैंने देखा कि मैं कविता में वो बात नहीं कह पा रहा जी, तो हाँ, तो मैंने एक व्यंग लिखा और वो व्यंग था जब कोट चोरी गया। अच्छा। हाँ, जब कोट, और वो इमरजेंसी के समय की बात है कि मैंने लिखा और वो नोवा टाइम्स में छप गया। अरे वाह। अच्छा, लोग, हाँ, नोवा टाइम्स में रविवारी अंक में छपा उसका। और वो छपने के बाद मैंने 8-10 प्रतियां खरीद ली और लोगों को बताया, तो उन्होंने उसकी कटिंग ऑफिस में लगा दी नोटिस बोर्ड पर। अच्छा। अब जब नोटिस बोर्ड पर लग गई तो उसकी काफी चर्चा हो गई, तो लोगों ने और भी खरीदा पेपर। तो उसका यह प्रभाव पड़ा कि जो मैंने लिखा था, जो आक्रोश था, वो क्या था कि मेरा जो पहले शादी का जो कोट था, उस कोट को मैं शाम के समय मतलब ऑफिस गया तो कुर्सी के पीछे टांग दिया और याद दिया, चला आया। वो दूसरे दिन मिला नहीं हमको।
तो ऑफिस वालों से पूछा, दूसरों से नहीं, तो उस आक्रोश को मैंने उसमें व्यक्त किया। ओ हाँ, तो वो चर्चित भी हुआ और काफी रहा। तो फिर मुझे जो महसूस हुआ कि ये माध्यम सबसे बेस्ट है और इसका प्रभाव पड़ता है। और उसमें मैंने ऑफिस के अफसरों पर भी और क्या कहते हैं, जो चौकीदार हैं, जो सुरक्षा कर्मी थे, उन पर भी लिखा हुआ था मेरा। तो फिर इमरजेंसी का मौका था, तो उसकी खबर, क्योंकि पुलिस पे भी मेरा वो था, उस पर अटैक था पूरा, तो पुलिस पे खबर गई। और फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद वो पुलिस वाले आए, इंक्वायरी करने लगते। तो पुलिस का जो इंस्पेक्टर था बड़ा समझदार था, और वो लगता है कि साइट कार रहा होगा या उसकी साइट पर रुचि होगी, उसने पूछ पाछ के मामला को रफा दफा कर दिया, कोई आगे नहीं बढ़ा। नहीं तो उस वक्त ऐसा निकला, बहुत मिला कि नहीं? था। कोर्ट मिला कि कोर्ट नहीं? नहीं मिला, कोर्ट नहीं मिला। तो उसका जो शादी का जो सूट था, सूट का कोट तो गायब हो गया, पैंट अभी भी संभाल के रखे हैं। ऐसा वो अभी भी संभला हुआ है, और कभी कभी निकाल के देख लेते हैं। अब तो वो कहीं से भी फिट नहीं हो सकता है। वो लाइटर साइड में कहते हैं ना, जैसे शहीद होना, जी तो वो जी शहादत की निशानी अभी चिन्ह बाकी है। जी जी। तो कौन कौन सी विधाएं हैं कविता और व्यंग्य के अलावा जिनमें आपने रुचि ली? हाँ, मैं कहानी का एक संग्रह भी मेरे पास प्रकाशित हुआ है। जी हाँ जी। अंतहीन वापसी कह के वो संग्रह है, और उसकी कई कहानियां काफी चर्चित भी रही हैं। और अभी भी खासकर डिमांड पर के आकाशवाणी वाले बोलते हैं कि आप कहानी लिख दीजिए और पढ़ लीजिए, तो उस हिसाब से लिख लेता हूँ कि तो प्रमुख रुचि मेरी व्यंग में। नहीं, व्यंग धारा व्यंग में में। बड़ा अच्छा काम हो रहा है, मैंने जी देखा। हाँ, अच्छा अच्छा। तो उसके मतलब उसके मूल में लोगों का समर्पण भी है, हम लोगों का भी समर्पण, सबका सहयोग भी है कि हाँ, लोग ये तो ग्रुप के में सारे लोगों के सहयोग से चलता है। सहयोग है ये चीज इसमें। ऐसा कि अभी मैंने अनुस्वार, अभी कल ये परसों पत्रिका निकली, वो आपकी पत्रिका मिली मुझे। हाँ, और बहुत बढ़िया अंक है, बहुत ही बढ़िया अंक है। उसको मैंने ऐसे पलटाया है, मतलब ये चीज है हर मामले में बहुत आगे है ये चीज। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों को पसंद आए काम देखिए, तो। हाँ हाँ, बस उसमें मैं मतलब देख रहा था, तो मैं यार अद्भुत लिखा है। हर उसके जो स्तंभ है, उसके आलोचना है, कहानी है, जितने भी परिशिष्ट हैं, वो सब महत्वपूर्ण है। ये चीज है, वो संग्रहणीय है ये चीज। तो आपका रचना संसार जो है ना, वो काफी व्यापक हो गया है, 3 विधाओं जी पर आपने काम किया है। तो जी। कुछ उल्लेख करेंगे कुछ अपनी पुस्तकों का? हाँ हाँ, मैं निकालता हूँ पुस्तक, एक सेकंड। जी मेरी पहली व्यंग्य की पुस्तक 1978 में प्रकाशित हुई थी, और वो जबलपुर के एक अच्छे प्रकाशक थे, कांग्रेसी विचारधारा के थे, और कांग्रेस के प्रति समर्पण थे, तो स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी थे वो, काफी थे। तो वो साहित्य को बहुत पसंद करते थे, तो उन्होंने हमारे एक व्यंग्य संग्रह मेरे आसपास प्रकाशित किया था। और उसी में जो जिस रचना का मैंने उल्लेख किया, जब कोर्ट चोरी गया, वो रचना थी। उसके बाद फिर मेरे 2-3 संग्रह और भी आए। अभी ये मेरी प्रतिनिधि व्यंग रचनाएं हैं। उसके बाद ये बिल सेटिंग सब शून था चीज। और
आपके प्रकाशन से प्रकाशित, और ये काफी चर्चित रहा। इसमें एक हाँ, तो इस पे मतलब एक जो रचना थी वो बहुत ही चर्चित हुई, क्रेडिट कार्ड करके। क्रेडिट कार्ड पे काफी लोगों ने उस पर विमर्श किया, और उसकी चंद्रकांता जी ने रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में भी डाला था जी। और एक कहानी की मेरी जो पुस्तक थी अनथीन वापसी। हाँ, बहुत सुंदर। अपने जो व्यंग आप लिखते हैं उनकी जो विषय वस्तु है और जो पात्र हैं वो कैसे चुनते हैं आप? तो मैं मतलब कोई चीज मतलब क्लिक करती है मुझे। हाँ, मैं एक अभी छोटा सा उदाहरण दे दूं मुझे विषय वस्तु चयन करने का, और जो क्लिक होती है विषय जी कि कोरोना काल की जो पहली लहर थी, और पहली लहर के थोड़ा सा उसमें अंतिम था, तो मैं अपने एक दोस्त के घर गया था। जी, दोस्त के घर गया था, और काफी जब लौटा तो वहाँ एक फल वाला था रास्ते में। हाँ रास्ते में। तो मैंने सोचा कि उससे फल ले लिया जाए कुछ। तो फल देखे ताके पता नहीं क्या हुआ विचार, तो मैं आगे बढ़ने लगा, तो मतलब छोड़ दिया कि नहीं लेना चाहिए। तो उसने क्या बोला, बाबूजी जय श्री राम। मैं लौटा, लौट के जब उसको देखता हूं तो उसके गले में ताबीज बंधा हुआ था, चंद्राकार जो चांद का रहता है, और एक मैं तो तुम्हारा नाम क्या है? तो उसे कुछ ऐसा नाम बताया, मतलब वो मुसलमान था, मैं आपको बताऊं। तो जब उसने बोला कि तो मैंने कहा तुम ये हो और जब जय श्री राम कह रहे हो, तो उसने मतलब जो जवाब दिया वो मतलब अंदर से मुझे दहल किया कि बाबूजी के मैं टेलर हूं, और बहुत अच्छा टेलर, और कोरोना काल में सब दुकानें बंद हो गई, मुझे ठेला लेके जो फल बेचना पड़ रहा, और ऐसे मेरे जैसे बहुत से लोग हैं, कौन कौन ठेला लेगा। और अब क्या हो गया, उस वक्त तबलीग जमात का चक्कर चल रहा था, है? तो के लोग अब सबसे नहीं ले रहे हैं। तो मैंने कहा को तो उसने बोला कि सर के धर्म कुछ भी हो, पेट तो सबका एक सा रहता है। पेट तो सबका एक सा, भूख तो सबके लिए एक सी रहती है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, अगर टेलिंग से कोई काम नहीं रहेगा, फल ही बेचना पड़ रहा है, अब वो अगर पेट रहेगा तो बाकी सब चीजें रहेंगी। जी, सही बात है। तो वो चीज अपील की मैंने, मतलब जो फल लिया लेकर, फिर वो मैंने लिखा कोरोना में जय श्री राम नीचे, और बहुत चर्चित हुई उसको। अच्छा, क्योंकि शीर्षक से लोग छाप नहीं रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 पत्रिकाओं ने मना कर दिया, फिर उसमें थोड़ा सा शीर्षक बदला मैंने, और फिर वो छप गया। तो काफी सेकुलर ड्राफ्ट्स डाले आपने? हाँ सही है। तो वो उसके बाद फिर छपा, और अब काफी चर्चा, फिर क्योंकि उसमें नाम लेने से एक खास वर्ग के लोगों की लगता है कि जैसी वर्ग का है बना, तो अखबार वाले भी मतलब थोड़ा सा चिंतित हो जाते कि हाँ, आगे की चीजें पढ़ते नहीं थे चीजें। ये व्यंग में पीछे हमने शायद एक जगह कहा भी था किसी गोष्ठी में कि विषय वस्तु सीमित क्यों रह गई है? विसंगतियां तो बहुत
सारे क्षेत्रों में हैं, तो ऐसा क्यों है कि व्यंग्यकार जो है ना उन क्षेत्रों की तरफ जो है ना आकर्षित नहीं होते या उनको टच नहीं करते? हाँ, एक बात मैं बड़ी कहना चाहूंगा, सीमित होने के बहुत से कारण हैं, और वो कारण है व्यक्ति के पर। विसंगतियों का कोई कारण है कि विसंगतियां हमें नहीं मिल रही हैं, और उस वजह से कि हम जो लेखक हैं, लेखक बहुत आज का जो लेखक है कि बहुत सोच समझ के लिख रहा, मैं आपको बताऊं, उसके उसके दिमाग में विसंगतियां क्लिक करती हैं, किंतु क्लिक होने के साथ वह नफा नुकसान भी देख लेता है। और कुछ और भी, एक बात और भी है कि व्यंग्य को पहचानने की कुवत भी बहुत कम लोगों के पास है, मैं आपको बताऊं। ठीक कह रहे हैं। बहुत ये चीज है, बहुत से लोग इसको समझ ही नहीं पाते, मैं आपको, कि व्यंग्य क्या क्या लिखना है। और कुछ लोग जो है व्यंग्य को बाजीगरी समझने लगे हैं कि हम कुछ भी कर ले, जबकि बाजीगरी जो है वो धोखा है, आंख बंद करने का एक माध्यम है कि हम किसी को, क्योंकि बाजीगरी एक धोखा ही होता है जो हमें दिखाता कुछ है, वास्तविकता कुछ और होती है। तो व्यंग्य में भी लोग सरोकार से बचना चाह रहे हैं। लोग जो दिख रहा है गलत हो रहा है उससे बचना चाह रहे हैं, जो पाखंड दिख रहा है उससे बचना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यंग्यकार है वो आज का व्यंग्यकार जो है, लगभग अधिकांश लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं। उनको लगता है कि रिस्क लेने में खतरे हैं और वो खतरा नहीं उठाना चाहता, और इसलिए वो ऐसे पैसा चुनता है कि अब आप देखिए कि एक व्यंग्य आता है पति के प्रकार। अब इसको क्या कहोगे? ये व्यंग्य तो है नहीं। हाँ, यहाँ पर और भी तो ऐसे कई चीजें हैं कि जो जिन पर के लोगों को बोलना चाहिए किंतु नहीं बोल रहे हैं चीजें। तो व्यंग्य में सीमितता की ये बात है कि लोग, अच्छा उसके बाद क्या है कि बहुत से व्यंग्यकार जो जिसको हम व्यंग्यकार कह रहे हैं, एक्चुअली वो व्यंग्यकार है ही नहीं, वो पार्ट टाइमर हैं। कुछ लोग रिटायर्ड हुए और रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ लोग मंदिर चले जाते हैं, कुछ सवेरे घूमने का एक ग्रुप बना लेते हैं, कुछ क्या कहते हैं कि कुछ और दूसरा पार्ट टाइम धंधा करने लगते हैं कि भाई समय भी बीतेगा पैसा भी आएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो लेखन में पार्ट टाइम आ गए हैं, और तो उस लेखन में व्यंग्य को पार्ट टाइम समझ लिया कि किसी के आप निंदा कर दो, ठीक है, किसी के ऊपर बोल दो तो वो व्यंग्य हो गया। नहीं, क्योंकि अच्छा, और आम आदमी, खासकर सरकारी आदमी, मैं आपको बताऊं कि वो जीवन भर तो पढ़ता नहीं है, नौकरी में लगा रहता है। और दूसरी बात क्या है, उसको नौकरी में इतना अपना कैरियर देखता रहता है कि समाज की जो विसंगतियां, चीजें हैं जो समाज को, परिवार को अप्रोक्ष रूप से, उसके परिवार को अप्रोक्ष रूप से प्रभावित करे, वो उसको नहीं समझ पा रहा है ये चीज। और व्यंग्य लिख देते तो उनको वो व्यंग्य के विषय ही नहीं बनेंगे उनके पास। नीचे तो यहाँ पर व्यंग्य कमजोर हो रहा है, और इसी वजह से व्यंग्य के विषय भी सीमित होते जा रहे हैं। कि जबकि अगर हम परसाई के समय का दौर देखें, हम शरद जोशी का समय का दौर देखें, तो उससे ज्यादा कठिन दौर आज का है।
बहुत कठिन दौर है ये चीज है। किंतु जिस दौर से परसाई जी ने अपने को खतरे में डाला, शरद जोशी ने संघर्ष किया, या रविन्द्रनाथ त्यागी ने सास की प्रताड़ना सही, आज के दौर का लेखक यह नहीं देखना चाहता है और इसलिए वह बच रहा है। और परसाई जी ने इसको महसूस किया है और उससे पीछे नहीं हटे मैं आपको, और बल्कि दोगुनी ताकत से सामने आए थे। और हाँ, और अच्छा एक बात और भी है कि पहले के जो लेखक थे वो अपने लेखकी दायित्व को और लेखकी नैतिकता को भी जानते थे, और उनका जो जीवन शैली थी कि जो वो देखते थे वैसे लिखते भी थे। एक प्रश्न ये उठता है कि हम किसी विधा की तरफ देखें, वो हर दशक में या 2 दशक में अपने नए लीडर, नए मार्गदर्शक तैयार करते थे जी। भारतेंदु का यहाँ से शुरुआत हुई, हाँ। बाल मुकुंद जी हो गए वगैरह वगैरह, द्विवेदी युग के लोग सारे, भारतेंदु युग के लोग सारे जो भी लिखते रहे। उसके बाद में अगला युग आया गया शरद जोशी और हरिशंकर परसाई का। उस युग को बीते हुए 40 साल हो गए जी। 40 साल में क्या कोई ऐसा व्यंग्य का खिलाड़ी नहीं हुआ जो सचिन तेंदुलकर की तरह प्रोजेक्ट हो सका? हम लौट के 40 साल पहले क्यों जाते हैं? हम ये क्यों नहीं कहते कि रमेश सैनी साहब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, या हरीश रावल बहुत अच्छा लिख रहे हैं, या ज्ञान चतुर्वेदी जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं? तो ये क्या होगा? क्या मूर्तियां, वही 2 मूर्तियों को पकड़ करके हम उनके पीछे घूमते रहेंगे? वो अपने आप में अद्वितीय हैं, कालजयी हैं और उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उस छाया में आगे के लोग प्रोजेक्ट ही नहीं हो रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, क्या है कविता में आप देखें तो द्विवेदी युग के बाद में छायावाद आया, प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, समकालीन कविता, नवगीत, कितने सारी चीजें हैं और हर एक में अलग अलग लोग प्रोजेक्ट हुए। अगर ऐसा नहीं होता तो भारतेंदु जी के बाद के जो छायावाद की तरई थी उस तरई का नाम न लिया जाता। आज भी उस तरई का नाम हम लेते हैं, भले छायावाद समाप्त हो गया। हम आगे आते हैं तो अज्ञे का नाम लेते हैं, रघुवीर साय का नाम लेते हैं, हरिवंश राय बच्चन का नाम लेते हैं। तो हमारे व्यंग्य में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? हाँ। क्या ऐसा तो नहीं है जो स्तंभ है उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा है कि पहले कौन? हाँ, वो भी संभव है। आप सही कह रहे थे। और उसको भी हम मान सकते, किंतु क्या है मैं आपको बताऊं कि परसाई के समय पे भी परसाई जी का मूल्यांकन अंतिम समय पे हुआ था। मैं आपको बताऊं तो परसाई जी के समय पे भी जो साहित्य की धारा बह रही थी वो मूलतः कहानी के केंद्र में थी, कविता के केंद्र में थी, और व्यंग्य को दोयम दर्जे का माना जाता था। देखिए, उसके कोई पक्ष धर नहीं था लोगों का, किंतु उसके जो पक्षधर थे वो उसके पाठक थे, जनता थी। साहित्य में व्यंग्य को पक्षधरता नहीं मिली, बाद में बहुत मिली। और अभी भी जो बड़े कहानीकार हैं या बड़े आलोचक हैं, जो कहानी के कविता के आलोचक हैं, कविता को, व्यंग्य को कहीं ना कहीं वो व्यथा तो मान गए हैं, किंतु दोयम दर्जन की विधा मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि परसाई को अंतिम समय पे मिली है। परसाई छपते बहुत थे, शरद जोशी छपते बहुत थे, त्यागी जी छपते बहुत थे। तीनों की अलग अलग धाराएं थी, तिलक थे। उनको पाठक का सहारा था, क्योंकि साहित्य का सहारा नहीं था, आलोचकों का कोई सहारा नहीं था।
अच्छा, एक और वजह है व्यंग में, खासकर कहानी में आंदोलन हुए हैं, हमेशा प्रतिक्रिया हुई है, नई कहानी हो, आ कहानी हो, समांतर कहानी हो, है? इसी तरह कविता में भी आंदोलन उठे हुए, भले वो आंदोलन असफल हो गए हो या फेल हो गए हो या पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं, कहीं ना कहीं उनकी मान्यता कम हुई है, किंतु वो हुए। किंतु व्यंग में क्या है कि व्यंग को अभी अभी नई स्वीकार्यता मिली है, और हमारे ये स्वीकार्यता के 3 पैरामीटर हम मान लेते हैं, 3 या 4 मान लेते हैं कि हरिशंकर परसाई हो गए, शरद जोशी हो गए, त्यागी जी हो गए और शिलाल शुक्ल हो गए। मूल 3 थे। शिलाल शुक्ल जी ने एक जो नया राग दरबारी से अपना एक नया रास्ता चुना और एक अपना वजूद बनाया, वो एक अद्भुत था। हाँ। तो इसलिए, किंतु व्यंग में अभी कोई आंदोलन नहीं चल रहा है, और दुर्भाग्य की बात जो है, व्यंग प्रतिरोध की विदा है, असहमति की विदा है, आपको विरोध करना ही पड़ेगा, है? किंतु यहाँ पे जो लेखक है, बहुत से जो लेखक है, जिनके पास विरोध करने की शक्ति, किंतु विरोध नहीं कर रहे हैं या कोई नया देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, व्यंग्य का कोई नया आंदोलन नहीं चल रहा है। हाँ, एक बात जरूर हम पिछले 10-12 सालों से महसूस कर रहे हैं कि व्यंग्य यात्रा में डॉक्टर प्रेम जन्मेजय जी ने जब व्यंग्य यात्रा निकाली, उसमें आलोचना का स्तंभ डालकर बात की, उसके बाद शिविर लगाए, शिविर में आलोचना का पक्ष धीरे धीरे सामने आने लगा है और लोग बात करने लगे और व्यंग्य की बात। तो अभी इन जो मतलब परसाई के बाद की तीसरी पीढ़ी का अभी मूल्यांकन बाकी है, और मूल्यांकन धीरे धीरे होगा। तो अब जैसे कि डॉक्टर प्रेम जन्मेजय की एक कहानी है, वो व्यंग है, बर्फ का पानी। तो जो कालजयी रचना की प्रक्रिया में से गुजर रही है, या दंगे में मुर्गा या मुर्गे में दंगा, ऐसा कुछ है जी। तो ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो कि कालजयी रचना की जो प्रक्रिया होती है, जो सर्वमान्य स्वीकार्यता होती है, उस दौर से गुजर रही है। हाँ, ये है कि अभी भी कुछ नाम हमारे साथ ऐसे हैं जिनके नाम लिए जाते हैं और व्यंग में सम्मान से लिए जाते हैं। ज्ञान चतुर्वेदी हो गए, डॉक्टर प्रेम जन्मेजय हो गए, हरीश नवल हो गए, सुभाष चंद्र हो गए, ऐसे तमाम लोग हैं। और युवा पीढ़ी में कई ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और निश्चित है कि उनका नाम आगे आएगा। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो स्वांग किताब आई ज्ञान जी की, देखिए क्या बढ़िया लिखा है उन्होंने। आप प्रेम जन्मेजय जी के बारे में कह रहे थे, 28 साल हो गए उन्हें व्यंग्य यात्रा निकालते हुए, व्यंग्य की एकमात्र पत्रिका के तौर पर और अच्छी पत्रिका के तौर पर, कहीं कमजोरी नहीं दिखती। आपको देखिए, आप हर आदमी आपको जानता है, मानता है, आपके हर व्यंग्य के ऊपर जो है प्रशंसा होती है। आप पूरी तरीके से व्यंग्य में को समर्पित हैं एक तरीके से। आप हरीश नवल को ले लीजिए, वो भी वही है। आप आलोक पुराणिक को ले लीजिए, आप ललित को ले लीजिए, ठीक है, सबकी अलग अलग धाराएं हैं। तो समय की गतिशीलता के साथ शैली, भाषा, कथन सब बदलता है, ठीक है ना। प्रयोग धर्मी व्यंग्यकार भी हैं कई, लेकिन कहने का सेंस ये कि बाकी सबकी कोई पूछ ही नहीं है। सिर्फ परसाई और शरद जोशी, परसाई और शरद जोशी, जिसके मुंह से देखो भाई, ये 2 नाम। शिव शर्मा ने क्या कमी करी थी जी। रविंद्र त्यागी जी का नाम उतना क्यों नहीं लिया जाता? जब देखो तो परसाई, जब देखो तो परसाई। यार कभी हम कुएं से बाहर निकलेंगे कि नहीं? नहीं, क्या है एक्चुअली आपको बताएं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। परसाई, हम घूम फिर कर परसाई के पास आना पड़ेगा, परसाई से बच के नहीं जा सकते अगर व्यंग्य की बात हो। परसाई को हम तुलसीदास मान लेते हैं सर जी, परसाई को हम तुलसीदास मान लेते हैं, नहीं तो कबीर मान लेते हैं, लेकिन ये तो मतलब नहीं कि कबीर और तुलसीदास के अलावा फिर आगे के साहित्य रचना में कोई स्तंभ पैदा ही नहीं हुए। नहीं, आप एक चीज देखिए
कबीर के बाद लगभग 300 साल 400 साल इंतजार करना पर तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आए थे। कबीर के बाद में आपको था, उसके बीच की कितनी धाराएं थी, कितने लोग थे। और भक्ति काल और हाँ भक्ति का, क्योंकि भक्ति काल में कबीर अलग दिखते थे। ठीक है, हाँ कबीर अलग दिखते थे। तो कबीर को कभी अच्छा, निगेट नहीं किया गया, वैसे ही परसाई जी को निगेट नहीं किया जा रहा। हाँ अच्छा, और उसके हाँ नहीं हाँ तो नहीं, किंतु क्या है कि वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो एक पहला प्रश्न था, वो पहले हमने जब सवाल किया था व्यंग्य सीमित क्या हो, विषय सीमित क्यों होते, परसाई जी ने व्यक्ति के सरोकारों से, चिंताओं से, प्रवृत्तियों पर, राजनीति पर, पाखंड पर, प्रपंच पर, धार्मिकता पर, इवन जो जिस विचारधारा को वो अपने को मानते थे, वामपंथी विचारधारा को मानते थे, प्रगतिशील विचारधारा को मानते थे, उसके विरोध में भी उन्होंने लिखा एक क्रांतिकारी की सदा। तो क्या है कि हमें जो देखना पड़ेगा कि ठीक परसाई जी मानक हो सकते हैं, तुलसीदास मानक होते हैं, तुलसीदास के बाद निराला भी आए हैं, निराला भी आए, वो स्तंभ बने। आप क्या स्तंभ बने। हाँ तो निराला को हमको याद कर रहे हैं कि निराला ने भी उसी करुणा के साथ वह तोड़ती पत्थर पर बातचीत की थी। बिल्कुल ठीक बात। या हाँ राम कथा की बात की थी, राम की शक्ति पूजा की बातचीत की थी। हाँ तो कहने का अर्थ ये कि जब कोई चीज ऐसी बाहर आएगी, मैं आप चाहे कोई भी वो लेखक, उसको नकार नहीं पाएंगे, मैं आपको बताऊं। तो ये बात वही होगी, दूसरे शब्दों में जो आपने शुरू में कहा लकीर पीटने वाली बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि परसाई जी ने जो कुछ लिख दिया उसी की लकीर पीटते हुए आगे के व्यंग्यकार चल रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ झंडा कोई उठाए और कम से कम एक दूसरी पीढ़ी का व्यंग्यकार जो है ना वो सामने आए। मेरा तो बिल्कुल सही कहा। एक उदाहरण मैं देता हूँ, आज जो राष्ट्रवाद का एक परिभाषा दी जा रही है जी, हाँ, और लगभग क्या स्वतंत्रता के पूर्व भी राष्ट्रवाद था, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और जिन्होंने अपना समय और अपना जीवन अर्पित किया। तो उस समय का राष्ट्रवाद और आज का राष्ट्रवाद को आप एक मान लेंगे क्या? तो जब एक नहीं मान सकते हैं तो उस पर हमें कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा, किंतु नहीं लिखा जा रहा है। करेक्ट। एक हाँ नहीं लिखा, जब नहीं लिखा जा रहा है तो हम कैसे कह दें कि आप एक बैंक का आंख बंद करके चल रहा है, आप उस स्थिति को देख नहीं रहा। जैसे मैंने अभी अपनी रचना जो कोरोना में श्री राम की बातचीत की है, तो क्या कहते हैं कि उसमें आपको लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि जब आगे के आदमी की पहचान कैसे करोगे आप। बहुत बड़ी विसंगति है, बहुत बड़ा समाज का विद्रूपता है और उस विडंबना को हम देख रहे हैं किंतु उसको उजागर नहीं कर रहे हैं। तो इस ढंग से तो नहीं चलेगा ना, तो इस ढंग से तो हमें कोई याद नहीं करेगा ना, जब तक हम दुनिया से अलग नहीं देखेंगे, हमारी बातें अलग नहीं दिखेंगी, हमारा जो सोच है वो अलग नहीं दिखेगा, जब तक तो हम नहीं पहचान सकते। यहीं पर हम आपको कहेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि परसाई के सारे बाद के सारे व्यंग्यकार सिर्फ पूंछ बन के चल रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। अगर वो कुछ नया नहीं कर पाए, अगर वो नया नहीं कर पाए तो परसाई के पिछलकुई तो हो गए। नहीं लिखे जा रहे हैं, बहुत अच्छे लिखे जा रहे हैं और अच्छे क्या कहते हैं ज्ञान चतुर्थी का सुहाग हो या बारहमासी हो, बारहमासी अद्भुत उपन्यास है, मतलब शिलाल शुक्ल की अगली परंपरा का उपन्यास था। तो लिखा तो बहुत सा जा रहा है, ऐसा नहीं लिखा जा रहा। अरविंद तिवारी के उपन्यास लिखे जा रहे हैं, अभी अजय नागी का उपन्यास आया वो लिखे जा रहे हैं, किंतु क्या होता है, हमारे इधर परसाई जी भी कहते थे कि मूल्यांकन मृत्यु के बाद होता है इस समाज में। सर मैं ये नहीं मानता, ये नहीं आप नहीं मानते, नहीं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो वही हो गया कि जीते
एक निवाला नहीं खिलाया और मरने के बाद जो है ना ताजमहल बना दिया। हाँ 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 हाँ, नहीं जी, समाज की विसंगति कह रहा हूँ मैं, समाज की विसंगति कह रहा हूँ मैं, ये है। तो किंतु ऐसा नहीं, अब लोग करने लगे, आवाज बात होने लगी है उन पर बहुत। निराला को निराला के समय पहचाना गया, वाह ऐसा नहीं कि नहीं पहचाना गया वाह। है। महादेवी वर्मा को महादेवी के माधवी समय वर्मा में को, पहचाना गया। वो तो टॉल हाँ फिगर अपनी जिंदगी में ही बन गई थी। हाँ हाँ, ये चीज है। तो ऐसा नहीं, अब पहचानने लगे हैं लोग, किंतु क्योंकि क्या कि वो सब हमारी जो व्यंग्य की विधा है, व्यंग्य की विधा में मुश्किल जो है, आलोचक बहुत कम है और आलोचक भी उतने गंभीर नहीं है। मैं आपको अरे बताऊं, अगला प्रश्न मेरा यही है कि व्यंग्य के क्षेत्र में रचना कर्म तो बहुत हुआ, लेकिन आलोचना के लिए आलोचकों को या तो प्रश्रय नहीं मिला या फिर कोई उन्मुख नहीं हुआ। इस पर क्या आपकी? नहीं, हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आलोचना पे अब उन्मुक्त तो हो रहे हैं, और इसका श्रेय व्यंग्यात्ता और डॉक्टर प्रेम जय को मैं देना चाहता हूँ। ये चीज है आलोचना के मामले। उसके पहले भी क्या कहते हैं कि बालूनी शेखर तिवारी आलोचना करते थे, किंतु उनकी आलोचना समीक्षा के लेवल पे थी। व्यंग्य की, हाँ, व्यंग्य के जो अंदर के तत्व हैं, व्यंग्य के अंदर की जो व्याख्या है, व्यंग्य के जो व्याकरण है, उस पर आलोचना नहीं की थी उन्होंने। किंतु अब जब व्यंग्य यात्रा ने शिविर लगाई और व्यंग्य आलोचना पे बातचीत की, और अब व्यंग्य आलोचना पे बहुत गंभीर हो रही है, और निश्चित है कि कोई अच्छे आलोचक आज हमारे बीच में व्यंग्य आलोचना में डॉक्टर रमेश तिवारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब रमेश तिवारी जी का उतना नाम ही नहीं है, जबकि काम कर रहे हैं। सुरेश कांत जी आलोचना के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मतलब, अब मैं आपको अपनी पृष्ठभूमि बता देता हूँ। व्यंग्य के लिए हमने बहुत काम किया जी। व्यक्तिगत लेखकों के उपन्यास छापे, कहानियां छापी, फिर अब तक 75 किताब छापी, 75 व्यंग्यों को लेकर के, फिर 251 की किताब छापी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हमने व्यंग्य कोश के लिए शुरुआत कर दी, ठीक है ना, उस पर काम चल रहा है। इसके अलावा मैंने 2 पुरस्कार स्थापित किए, जो एक रचना के लिए और एक आलोचना के लिए। 2 सालों से हमने उनको दिया। आपकी बार रविंद्र त्यागी के समय पर ही व्यंग्य यात्रा उन दोनों का दिया था, दोनों 2 सालों का। तो मुझे लगता है कि अब अभी जैसे आपसे लेख की बात करी, तो वो एक व्यंग्य शास्त्र बनाने का उद्यम कर रहे हैं कि कुछ ऐसा समेट लिया जाए कि सारे एस्पेक्ट आ जाए और आदमी को वो पढ़ करके थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो, और वो लेखक हो या शोधकर्ता हो, उसको व्यंग्य के बारे में विशेष पता हो। तो मैं इतने सारे काम शुरू किए व्यंग्य में, लेकिन मुझे लगता है कि जिसको भी बात करो, चाहे शीर्ष में चाहे नीचे, परसाई जी, तो मुझे ये लगता है ये क्या चक्कर है, ये आत्मविश्वास की कमी है व्यंग्यकारों में। व्यंग्य तो इतना लिखा जा रहा है कि अगर सारे लेखन कार्य को बराबर करें तो एक पलड़े में व्यंग्य और दूसरे पलड़े में बाकी सारी विधाएं आ जाएंगी। जब इतना कुछ लिखा जा रहा है तो व्यंग्यकारों में इस बात के लिए क्यों नहीं होता कि भाई कम से कम उनके 40 साल के बाद 50वां साल कंप्लीट शुरू होने वाला है, खत्म होने वाला है, कोई नई प्रतिभा क्यों नहीं खड़ी करती, 1 2 3 प्रतिभाएं क्यों नहीं खड़ी की जाती है? कम से कम 1 2 लोगों को चुन करके खड़ा किया जाए। तो इसका मतलब ये है कि इस सारे जो शीर्ष व्यंग्यकार हैं वो शायद आत्ममुग्ध हैं, या प्रतिस्पर्धा में कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। बहुत सही आपने पॉइंट किया है कि तो इसके पार्श्व में एक बात मैं कहना चाहूंगा, मतलब व्यंग्य पे बहुत काम हो रहा है और आपके काम को सब लोग रेखांकित कर रहे हैं, चाहे वो अब तक 75 हो या दोस्तों क्या मानो, या उसको लोग कर रहे हैं और उसकी सराहना कर रहे हैं, उस पर चर्चा भी होती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक सेकंड सर, और सीधा इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। हमने व्यंग्य के पॉपुलैरिटी के लिए 251 छापी थी, उसके बाद हम 251 का अनुवाद इंग्लिश में करा रहे हैं। अरे वाह!
ताकि वो वास्तव में अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में आ जाए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रयासों के साथ कोई खड़ा तो हो झंडा लेके। नहीं तो बिल्कुल सही। नहीं, आपका बहुत इसके पीछे एक चीज है, मैं आपको बताऊं कि एक एक छोटे से उदाहरण से बात खत्म वो करूंगा, उदाहरण देता हूं। कबीर 600 साल से हैं, किंतु पहचाने गए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना के बाद। कबीर को एक पंथ के रूप में माना गया पहले। कबीर एक पंथ के प्रदेशक थे, निर्देशक या संत थे, उसके रूप में माना गया। जगह जगह गांव में आपको सब मिल जाएंगे कबीर पंथ के लोग। किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब उनकी आलोचना और उनको खोज की, तब जाके कबीर एक साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ठीक है सर, एक तो छोटा सा मेरा विचार टेंजेंट पे है। कबीर की पहचान इतने दिनों बाद होने के पीछे दो कारण थे। पहला ये कि उनकी रचनाओं का कोई प्रकाशन होकर के सारी समाज को उपलब्ध नहीं था, एक। दूसरा रीजन ये था कि उस समय की गतिशीलता और आज के समय की गतिशीलता में जमीन आसमान का डिफरेंस है। आज तो हम 16 घंटे में अमेरिका पहुंच जाते हैं जी, पहले तो 16 महीने लगते थे जी। तो उन बदली हुई गतिशीलता के मुताबिक, बदले हुए देश काल वातावरण के मुताबिक चीजों में बदलाव आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब लोग जो है कुएं के मेढक के जैसे हैं। नहीं, बिल्कुल सही। बदलाव उनको आ जाए और बदलाव ही आपको आगे ले जा सकता है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल आपके जो साहित्य के विचार और जो मूल होते हैं वो जीवन मूल्यों से तय होते हैं, और आपके विचार आपको पीछे भी ढकेल सकते। जीवन मूल्य आमूल चूल परिवर्तन हो गया, बचे कुछ कोरोना ने कर दिया। बिल्कुल जी है। तो वो वही है कि तो जो विचार जो है व्यक्ति को आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं। लेखक को आगे भी ले जा सकते हैं, पीछे को भी ले जा सकते हैं। लेखक समाज को अपने विचारों से आगे ले जा सकता है, पीछे ले जा सकता है। दोनों स्थितियां हैं विचारों के। तो यही स्थिति आपको बताएं कि व्यंग्य के साथ चल रही है। व्यंग्य बहुत आज साहित्य के पूरे केंद्र में व्यंग्य है। मैं आपको बताऊं, कहानी साइड में चल रही है, कविता साइड में चल रही है, और सिर्फ व्यंग्य दिख रहा है मैं आपको। और उसमें अब हमें जो चिंता आपकी है वही चिंता मेरी भी है कि क्यों व्यवसाय के बाद कोई ऐसा माइलस्टोन बनाने वाला हमारे पास नहीं दिख रहा है कि जिसके साथ हम आगे बढ़ सके या अपनी दिशा तैयार कर सके। मेरा तो सुझाव है कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और एक जो है ना व्यंग त्रयी जो 2001 के बाद से लेकर अब तक के कार्यों के आधार पर निर्णय किया जाए, एक व्यंग त्रयी बनानी चाहिए। नहीं, आप जो पहले की व्यंग त्रयी थी, या कहानी की व्यंग त्रयी थी, या कविता की व्यंग त्रयी थी, उसको पाठकों ने तैयार किया था। मैं आपको बताऊं, सर जोशी, रविन्द्रनाथ टैगोर और परसाई, उनको पाठकों तय किया था, लेखकों ने तय नहीं किया था। मैं आपको बताऊं ये चीज। और आज हमें पाठक हमारे पास बहुत है, पढ़ रहे हैं, और उनके पास पढ़ने के माध्यम बहुत है। पुस्तकें उनके पास है, पत्रिका उनके पास है, फेसबुक उनके पास, सोशल मीडिया उनके पास है, उसके माध्यम से पढ़ रहे हैं। जो खरीद नहीं सकते वो सोशल मीडिया में पढ़ लेते हैं, जो पढ़ के आगे बढ़ना चाहते हैं वो खरीद के अपने पास रख लेते हैं। ये चीज पढ़ने की सामग्री बहुत है। सब एक मेरा सुझाव है, ये हमारे और आपके बीच की चर्चा रहेगी, और इस सुझाव पर हम बात करेंगे रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि जब लेखक इतना लिख रहे हैं तो पाठक उससे जुड़ाव क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? ऐसा क्या कारण है कि इतना सारा लिखा जा रहा है, लेखक की विस्फोट हो रहा है सोशल मीडिया पर, अखबारों में, मैगजीन्स में, तो पाठक क्यों नहीं रिलेट कर पा रहा? क्या कारण लगता है आपको?
जो व्यंग जो है, मैं आपको बताऊं कि जब तक आप मानवीय संवेदना से, सामाजिक संवेदना से, सरोकार से नहीं जुड़ेंगे, पाठक उससे रिलेट नहीं करेगा है? और आज हमारी जो व्यंग की प्रतिबद्धता थी वो शोषक और वंचित वर्ग के साथ थी। आज लोग तो वंचित और शोषक वर्ग पर ही व्यंग्य लिखने लगे हैं। आप सही कह रहे हैं, 360 डिग्री का परिवर्तन है। अतिरिक्त आपकी कौन कौन सी हॉबीज हैं, कौन कौन सी अभिरुचियां हैं, वो भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि सैनी साहब खाली समय में और क्या करते हैं। अभी तो मुझे पढ़ने, बीच में लाइट चली गई थी। हाँ, कोई नहीं। हाँ, तो अभी मुझे मतलब आरंभ में मैं तैराक बहुत अच्छा था, टेबल टेनिस का प्लेयर बहुत अच्छा था। अरे वाह। टेबल टेनिस, हाँ। और क्या कहते हैं कि तो ये पढ़ने की रुचि तो जब लेखक है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ये चीज है तो वो तो है। हाँ, किंतु इसके साथ मैंने सोशल सर्विस बहुत की, मैं आपको बताऊं। वाह। और हाँ, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है सर्विस सिविल इंटरनेशनल, उसका वॉलंटियर रहा हूं मैं, और अनेक कैंपों को लीडिंग की है, और वो लगभग 70 देशों में, और उसको उस संस्था को स्विट्जरलैंड में उसका आरंभ हुई थी। और सन 1939 में जब बिहार में सूखा पड़ा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, वहाँ जो प्रेसिडेंट थे, उनको इंडिया में लेके आए थे जी। और 1920 में था, अभी मतलब 100 साल पूरे हो गए। और उसकी दिल्ली में मेन ब्रांच है। मैं दिल्ली में रहा तो हाँ, दिल्ली शाखा का भी सेक्रेटरी। तो मैंने गरीबों के बीच बहुत काम किया है। उदयपुर में एक समय, उदयपुर के आसपास के जंगलों में पानी नहीं था, तो मैं पैदल घूम घूम के सर्वे करता था, और वहां पर पानी की कैसे प्राप्त हो, खुदाई से प्राप्त हो, या कुआं बनाया जाए या कुछ की जाए, कुआं बनाने में ऐसा बहुत काम किया मैं। और उसमें मैं मेरे जो साथी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थे, कुछ इंग्लैंड से वॉलंटियर थे, जापान, सभी देशों थे, और भारतीय भी थे। तो मैंने काफी लंबा समय सोशल उसमें गुजारा हुआ है, सोशल सर्विस में। और अभी भी मैं, हाँ, उनकी ऐसे कार्य किए, तो अब अंतिम अनुरोध आपसे ये होगा कि आप उदीयमान रचनाकारों के लिए या नए रचनाकारों के लिए क्या संदेश या क्या टिप देना चाहेंगे? आज का जो लेखक है, चाहे युवा लेखक हो, चाहे बहुत समझदार हो गया, मैं आपको बताऊं, वो हमसे ज्यादा जानता है तकनीक के रूप में और सूचनाओं के रूप में। वो हमसे ज्यादा जल्दी सूचना मिल जाती है, और एक जो अच्छा गुण है और एक अच्छा संकेत भी है। किंतु इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि चाहे व्यंगकार हो, चाहे कवि हो, चाहे कथाकार या साहित्यकार हो, कोई भी हो, किसी भी विधा में लिखता हो, उसको मानवीय संवेदना, मानवीय सरोकार और सामाजिकता के साथ जोड़ना ही पड़ेगा, उसकी चिंता करनी ही पड़ेगी। अगर वो चिंता नहीं करती है तो वो उसका जो लिखा है वो शब्दों की जादूगरी कहलाएगी, उसका लेखन नहीं कहलाएगा। तो वो जादूगरी से बचना है आपको, और एक जो सार्थक लेखन है वो आपकी संवेदना से ही जुड़ेगा, और सब ही आप अच्छा। तो मेरा ये कहना है, दो चीजें हैं, आप पढ़ें। पढ़ने में सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कथाकार हो तो कहानी की पुस्तक पढ़ो, या व्यंगकार हो तो व्यंग पढ़ो, नहीं, आप वो तो पढ़िए। आपको विज्ञान भी पढ़ना पड़ेगा, समाजशास्त्र भी पढ़ना पड़ेगा, इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। जब इन सब चीजों को आप पढ़ोगे, जब किसी एक समग्र समाज को आप पहचान पाओगे, समग्रता से पहचान पाओगे, और उसकी जो दृष्टि होगी एक वैज्ञानिक दृष्टि होगी विज्ञान पढ़ने से, तब आपका कहीं लेखन एक बहुत सार्थक लेखन होगा। अन्यथा
आप लिखते रहिए, वो शब्दों का एक प्रकार का बेजान शरीर होगा। हाँ, ये चीज है जी। थैंक यू सर, धन्यवाद, आभार। एक बात मैं और अंतिम बात कह जाता हूँ जी सर। कि अभी काफी हमने चर्चा की, और उस चर्चा में बहुत सी बातें ऐसी आई और बहुत से मन में चिंता हुई, तो भी एक दो लाइन से अपनी बात खत्म करके। जी सर। मोहसिन, हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, मोहसिन, हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हमारा जमाना, हाँ, हम रह गए, हमारा जमाना चला गया नीचे। नहीं, आपका जमाना भी नहीं गया। और मैं चाहूंगा कि आप में से ही कोई लीड ले इस बात को निर्धारित करने के लिए कि व्यंग्यकार का 20वीं सदी खत्म होने के बाद 21वीं सदी का पुरोधा कौन कौन। मैं तो ये चाहता हूँ। हाँ, इस पर हम चर्चा करेंगे रिकॉर्डिंग क्लोज करने के बाद। जी जी।